हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका आखिर ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा क्यों चाहता है। यह जानने से पहले हम ग्रीनलैंड के संक्षिप्त एवं रोचक इतिहास को भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड का इतिहास हजारों वर्षों के संघर्ष, प्रवास और बदलती जलवायु की एक अद्भुत कहानी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नाम से भले ही यह ग्रीनलैंड है, परंतु इसका 80% भूभाग मोटी बर्फ की चादर से ढका है। भारत के कुल भूभाग के लगभग 2/3 क्षेत्रफल वाले इस ग्रीनलैंड का मात्र 1% भाग ही लोगों के रहने लायक है। बाकी के क्षेत्रों पर घने जंगल एवं पहाड़ है, जिसका इतिहास मुख्य रूप से 3 अलग अलग समूहों के इर्द गिर्द घूमता है। पैलियो इनुइट समूह, वाइकिंग्स और थूले इनुइट। वर्तमान में ग्रीनलैंड की 90% जनसंख्या का संबंध इसी थूले इनुइट समूह से है। पैलियो इनुइट ग्रीनलैंड में सबसे पहले बसने वाले लोग थे, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में कनाडा से बर्फ के रास्ते से चलकर ग्रीनलैंड आए थे। इन्हें 2 मुख्य संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है। साकाक संस्कृति, जो कि ग्रीनलैंड के पश्चिमी एवं दक्षिणी हिस्से में रहते थे, और इंडिपेंडेंस संस्कृति, इसने ग्रीनलैंड के सबसे बर्फीले उत्तरी इलाकों में जिंदा रहने की कला सीख लिया था। लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास पैलियो इनुइट समूह के लोगों ने एक नई विकसित संस्कृति का निर्माण किया, जिसे डॉर्सेट संस्कृति कहा जाता है। इन लोगों ने बर्फ के घर, इग्लू बनाने और हाथी दांत पर नक्काशी करने की कला विकसित की। ग्रीनलैंड में वाइकिंग्स का आगमन सर्वप्रथम 982 ईस्वी में हुआ था। ग्रीनलैंड में वाइकिंग्स की कहानी की शुरुआत एरिक द रेड से होती है। एरिक को उसकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण पहले नॉर्वे और फिर आइसलैंड से निकाल दिया जाता है। निर्वासन के दौरान वह एरिक पश्चिम की ओर निकला और एक विशाल द्वीप पर पहुंचा, और यह विशाल द्वीप कोई और नहीं, ग्रीनलैंड ही था। जब वह अपनी सजा पूरी कर आइसलैंड लौटा तो उसने लोगों को वहां बसने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बर्फीली जगह को ग्रीनलैंड यानी हरा भरा भूमि का देश कहा। 985 ईस्वी में एरिक 25 जहाजों के साथ वापस ग्रीनलैंड लौटा। यहाँ इसने 2 बस्तियां बसाई। पहली बस्ती वर्तमान ककोरतोक के समीप एवं दूसरी बस्ती राजधानी नुक के करीब थी। वाइकिंग्स मुख्यतः पशुपालक थे एवं वालरस के दांतों एवं खालों के बदले लोहा और लकड़ी यूरोप से प्राप्त करते थे। लगभग 500 वर्षों तक ग्रीनलैंड में रहने के पश्चात वाइकिंग्स लोग 15वीं सदी के अंत तक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आश्चर्यजनक रूप से 15वीं सदी तक 2 अलग अलग संस्कृति, वाइकिंग्स और डॉर्सेट संस्कृति, एक ही साथ ग्रीनलैंड में फलती फूलती रही, जब तक अलास्का की थूले इनुइट समूह का आगमन ग्रीनलैंड में नहीं हो जाता है। थूले इनुइट आधुनिक ग्रीनलैंड वासियों और कनाडा के इनुइट लोगों के सीधे पूर्वज हैं। ये लोग लगभग 1300 ईस्वी के आसपास अलास्का से निकलकर कनाडा और फिर ग्रीनलैंड पहुंचे थे। इतिहास में उनका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि उन्होंने उन परिस्थितियों में सफलता हासिल की जहां वाइकिंग्स और पैलियो इनुइट समूह असफल रहे थे। थूले इनुइट लोग कुशल शिकारी थे। ये लोग मुख्य रूप से व्हेल का शिकार करने में माहिर थे। बड़ी व्हेल का शिकार करने के लिए वे उमियाक नामक बड़ी नावों का उपयोग करते थे। एक व्हेल का शिकार उनके पूरे समुदाय को महीने तक भोजन और ईंधन दे सकता था। इसके अतिरिक्त उसके पास शिकार के लिए हार्पून, कयाक और कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज जैसी बेहतरीन तकनीकें थी। कुत्तों का इस्तेमाल उन्हें लंबी दूरी तक यात्रा करने और भारी सामान ढोने में मदद करता था। इस प्रकार थूले इनुइट ने ग्रीनलैंड पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो चलिए अब ग्रीनलैंड के आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के शासन का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है, जो धार्मिक मिशन से शुरू होकर आज आधुनिक स्वशासन तक पहुंचा। ग्रीनलैंड पर डेनिश प्रभाव की शुरुआत हंस एगडे नामक एक नॉर्वेजियन मिशनरी से हुई। उस समय के डेनमार्क और नॉर्वे एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे। 1721 ईस्वी में हंस एगडे खोए हुए वाइकिंग्स की तलाश में और वहां के लोगों को ईसाई बनाने के लिए ग्रीनलैंड गए थे। उन्होंने 1728 ईस्वी में गॉड थैब नामक बस्ती बसाई, जिसे आज हम ग्रीनलैंड की राजधानी नुक के नाम से जानते हैं। 1814 में कील की संधि के बाद डेनमार्क नॉर्वे से अलग हो गया था, परंतु ग्रीनलैंड का नियंत्रण डेनमार्क के पास ही रहा। इस प्रकार ग्रीनलैंड 1814 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक डेनमार्क का उपनिवेश रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा की। युद्ध के बाद ग्रीनलैंड पर डेनमार्क ने फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन अब ग्रीनलैंड के लोग बदलाव चाहते थे।
1953 में डेनमार्क के संविधान में बदलाव किया गया। ग्रीनलैंड अब डेनमार्क का उपनिवेश नहीं रहा, बल्कि इसे डेनमार्क का एक प्रांत बना दिया गया। इससे ग्रीनलैंड के लोगों को डेनिश नागरिकों के बराबर अधिकार मिल गया। 1979 ईस्वी में ग्रीनलैंड को अपनी संसद मिली। अब वे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन के फैसले खुद ले सकते थे। इसके बाद ग्रीनलैंड में सेल्फ गवर्नमेंट की मांग ने जोर पकड़ लिया। अंततः 2009 में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह के बाद ग्रीनलैंड को स्वशासन का दर्जा मिल गया। ग्रीनलैंड के नागरिकों का अपने देश की प्राकृतिक संसाधनों, तेल और खनिजों, पुलिस और न्यायिक प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण हो गया है। डेनमार्क को सिर्फ ग्रीनलैंड की सुरक्षा और विदेश नीति संभालने का अधिकार मिला। इसके अलावा डेनमार्क ग्रीनलैंड को सालाना सब्सिडी भी देता है। इस प्रकार आज भी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वतंत्र स्वशासित देश है, जिसे अमेरिका अब अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। 1867 में यूएसए ने $7.2 मिलियन में रूस से अलास्का को खरीदा, जिसकी मौजूदा कीमत $158 मिलियन के बराबर है। अलास्का को सेक्रेटली खरीदने वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवार्ड ने ग्रीनलैंड को भी खरीदने की सलाह दी थी। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ग्रीनलैंड के बदले $100 मिलियन मूल्य के सोने की पेशकश डेनमार्क के प्रधानमंत्री नुड क्रिस्टेंसन को की थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, परंतु इसे डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन ने बेतुका कह के मना कर दिया। अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के साथ ही जनवरी 2025 में ग्रीनलैंड को पुनः खरीदने की बात ट्रंप ने दोहराई। साथ ही यूरोपीय देशों पर सहयोग नहीं करने पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। हाल ही में ट्रंप ने 1 फरवरी 2026 से 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा की है। बदले में यूरोपीय यूनियन ने यूएसए के साथ अपने व्यापार समझौते को स्थगित कर दिया है। ट्रंप के हालिया बयान के अनुसार ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है और इसके लिए अगर सैन्य कार्रवाई की जरूरत हो तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। साथ ही डेनमार्क और यूएसए दोनों नाटो के सदस्य भी है और नाटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार यदि यूएसए ग्रीनलैंड पर आक्रमण करता है तो नाटो का समझौता भंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यूएसए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है। दुनिया के शीर्ष पर स्थित बर्फ का यह टुकड़ा अचानक धरती की सबसे कीमती संपत्ति क्यों बन गया। आज हम आर्कटिक शीत युद्ध की गहराई में उतरेंगे। हाल के दिनों में अमेरिका की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी की 3 मुख्य वजह है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और मिसाइल रक्षा। दूसरा, संसाधन सुरक्षा और दुर्लभ खनिज। तीसरा, न्यू आर्कटिक ग्रेट गेम। ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे ऊंची और रणनीतिक लोकेशन पर स्थित है। इसे अक्सर आर्टिकल स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा द्वीप या भूभाग जो समुद्र के बीच में स्थित हो और जिसका उपयोग एक नौसैनिक जहाज की तरह विमानों को तैनात करने, हमला करने या जासूसी करने के लिए किया जा सके। फर्क सिर्फ इतना है कि यह जहाज ग्रीनलैंड डूब नहीं सकता और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के बहुत करीब है। अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो रूस की तरफ से आने वाली मिसाइलें और बम वर्षक विमान इसी रास्ते से गुजरेंगे। इसीलिए अमेरिका यहाँ $175 बिलियन की मिसाइल शील्ड यानी एक मिसाइल सुरक्षा कवच प्रोजेक्ट गोल्डन डोम बनाना चाहता है, ताकि वह भविष्य में रूस चीन की तरफ से आने वाले हाइपरसोनिक खतरों को अमेरिका की धरती पर पहुंचने से पहले ही ग्रीनलैंड में रोक सके। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाता है तो अमेरिका को अपने विमानों को हजारों मील दूर से उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका ग्रीनलैंड से ही रूस के उत्तरी हिस्से पर हमला कर सकता है और साथ ही रूस से आने वाली मिसाइलों को गोल्डन डोम की मदद से बीच में ही रोक सकता है। इसीलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अजेय एयरक्राफ्ट कैरियर साबित हो सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से नाटो की सुरक्षा संधि के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री बेस का संचालन करता आ रहा है। इस मिलिट्री बेस का नाम पिटोफिक स्पेस बेस है, जिसे 2023 से पहले थूले एयर बेस के नाम से जाना जाता था। यह अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम है। यह एक ऐसे पहरेदार की तरह है जो पूरे आर्कटिक पर नजर रखता है। यह ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आर्कटिक सर्कल से लगभग 1200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पिटोफिक की स्थिति अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रूस और अमेरिका के बीच के सबसे छोटे रास्ते उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर पर स्थित है। शीत युद्ध के दौरान इसे इसी मकसद से बनाया गया था कि सोवियत संघ की ओर से आने वाली मिसाइलों पर नजर रखी जा सके। इस बेस पर सॉलिड स्टेट फेज्ड एरे रडार लगा है। यह रडार इतना शक्तिशाली है कि यह हजारों मील दूर अंतरिक्ष में उड़ रही मिसाइलों और उपग्रहों का पता लगा सकता है। यह अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है।
यह बेस केवल मिसाइलों पर ही नजर नहीं रखता बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे मलबों और उपग्रहों की निगरानी भी करता है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष बल के 12वें स्पेस वार्निंग स्क्वाड्रन का घर है। इसकी हवाई पट्टी 10,000 फीट लंबी है, जहां दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक और लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। इसीलिए इसे अमेरिका की आर्कटिक आंख कहा जाता है, जो 24 घंटे रूस की ओर से आने वाले किसी भी खतरे पर नजर रखता है। लेकिन ग्रीनलैंड सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा के बारे में ही नहीं है, यह उस खजाने के बारे में भी है जो बर्फ के नीचे छिपा है। जैसे जैसे जलवायु बदल रही है और बर्फ पीछे हट रही है, यह रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ खनिजों का खजाना खोल रही है। ये केवल पत्थर नहीं है, ये आधुनिक दुनिया के विटामिन हैं और आपको इनकी जरूरत है अपने स्मार्टफोन के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए और उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए। फिलहाल दुनिया की 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल कर लेता है तो वह रातों रात इस एकाधिकार को तोड़ सकता है। यह उन संसाधनों की दौड़ है जो 22वीं सदी को चलाएंगे। इसके अलावा ग्रीनलैंड में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भी विशाल भंडार होने की पूरी संभावना है। न्यू आर्कटिक ग्रेट गेम असल में दुनिया की महाशक्तियों के बीच आर्कटिक क्षेत्र पर कब्जा करने और वहां के संसाधनों के इस्तेमाल के लिए चल रही एक नई भू राजनीतिक जंग है। जिस तरह 19वीं सदी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच मध्य एशिया के लिए ग्रेट गेम हुआ था, वैसा ही उत्तरी ध्रुव के आसपास हो रहा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, से वो इलाके खुल रहे हैं जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। दूसरा, नए समुद्री रास्ते। बर्फ पिघलने से नदर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पासेज जैसे रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते सुएज नहर के मुकाबले यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को करीब 40% तक कम कर सकते हैं। विशाल प्राकृतिक संसाधन। अनुमान है कि दुनिया का 13% तेल और 30% प्राकृतिक गैस इसी क्षेत्र में दबे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ सोने, हीरे और दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। आर्कटिक का सबसे बड़ा हिस्सा रूस का है। वह वहां मिलिट्री बेस बना रहा है और नदर्न सी रूट पर अपना कंट्रोल चाहता है। अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क ग्रीनलैंड के जरिए रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को खरीदने या वहां अमेरिकी नियंत्रण बढ़ाने की बात दोहराता है। हालांकि चीन आर्कटिक देश नहीं है, लेकिन वह खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। वह रूस के साथ मिलकर पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। यह केवल बर्फ की लड़ाई नहीं है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल ट्रेड रूट पर कंट्रोल की जंग है, जिसे हर कोई जीतना चाहता है। जय हिंद।